अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। नवल सुरखानचल असकलम तानिया तहर किस्त नंबर 8। पूरे कॉलेज में आग की तरह ये खबर फैल गई थी। प्रेशे और अमल को भी पता चला। दुख से वो वापस कॉलेज से लौटे। पुलिस की वजह से कॉलेज में स्टूडेंट्स को नहीं आने दे रहे थे। सिर्फ वही स्टूडेंट थे जो कि कल रात कॉलेज में मौजूद थे। वो दोनों वापस घर आ गई थी। अमल खामोशी थी। रात के मुनज़र उसकी आंखों में घूम रहे थे, जिस तरह उसने जैन को बुखलाया हुआ था, मगर वो कोई बात नहीं कर रही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा है, प्रेशर भीगे लहजे में बोली। सुना है किसी ने उसके साथ गलत किया था, वो बोली। तो अमल ने उसकी जानिब देखा। दोनों ही उदास सी थी। हेलो गर्ल्स, क्या हुआ? ये मुंह क्यों तुम्हारे लटके हुए हैं? सालार उन दोनों के पास आ गया जो अब तक कॉलेज यूनिफॉर्म में थी, और ऐसा लग रहा था अभी रो देंगी। हमारे कॉलेज की एक लड़की हरम ने खुदकुशी कर ली। भैया, प्रेशर तो बाकायदा रोने लगी, और ऐसा ही हाल अमल का भी था। सालार एकदम संजीदा हुआ। मदिया, तंजीला, सोफिया भी वहीं आ गई। अरे मदिया, इन दोनों को सीने से लगाया, क्योंकि उसने कितनी गलत बात है। ऐसी लड़कियों को माँ बाप का भी लिहाज नहीं होता, मदिया बोली, जबकि अमल उसके सीने से अलग हुई। उसके साथ ज्यादती हुई थी। तायब में किसी लड़के ने उसके साथ ज्यादती की थी। वो किसी को क्या मुंह दिखाती, तभी उसने मौत को गले लगाना मुनासिब समझा। वो एकदम गुस्से से बोली और उठकर चली गई, जबकि मदिया अपनी ही बात पर शर्मिंदा हो गई। मैं माफ़ी चाहती, मुझे पता नहीं था, वो बोली। तो सालार ने गहरा सांस भरा। अच्छा, अब क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? चलो प्रेशर, बस आंसू पूछो, हम दुख कर सकते हैं उसके लिए, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, सालार ने कहा। प्रेशर ने आंसू साफ किए। मगर भैया, वो बहुत प्यारी थी, जैन की क्लासमेट थी। प्रेशर के मुंह से निकला, जैन कहाँ है? सालार एकदम चौकन्ना हुआ। वो तो अपने रूम में है, मदिया ने कहा। और तुम लोग वापस क्यों आए हो कॉलेज से? वो अपनी जगह से उठा। वो किसी और स्टूडेंट को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, सिर्फ उनको ही जो कल रात कॉलेज में शामिल थे, वो ही अंदर थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में प्रेशर ने बताया। रात तो जैन भी कॉलेज में शामिल था। सालार मुंह में बुड़बुड़ाया और जैन के कमरे की तरफ भागा। सब उसको देख रहे थे। उसने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। सीधी नज़र बेड पर गई। वहाँ वो नहीं था, जबकि बेड के दूसरी तरफ वो साकत बैठा खिड़की से बाहर झूलते दरख्त को देख रहा था। सालार के माथे पर कई बाल डाले। वो अंदर आया और दरवाज़ा पीछे बंद कर दिया। जैन बेड पर उसके नज़दीक बैठते हुए वो बोला, जबकि जैन एकदम चौंक गया। जी भैया, वो सीधा हुआ। खैर है, ठीक हो? सलार ने उसके शाने पर हाथ रखा। जी। जैन फीका सा मुस्कुराया। मुझे पता चला है तुम्हारी क्लासमेट ने सुसाइड कर ली। इट्स सैड। तुम जानते थे उसको? सलार ने पूछा। जैन का दिल डूब सा गया। नहीं भैया, बस देखा था, आई मीन साथ पढ़ते थे। मैं तो नहीं जानता उसको, उसने साफ इनकार किया। सलार मुस्कुरा दिया। फिर क्यों परेशान हो? उसने उसको फर्श पर से उठाकर अपने पास बिठा लिया। रात मैं भी शामिल था, मुझे टेंशन हो रही है। अभी सिकंदर का फ़ोन आया था, वो बता रहा था कि सब यूनिवर्सिटी में है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है और मुझे भी वहाँ पहुँचना, वरना वो रेड पड़वा देंगे। अगर मैं गया तो बड़े भैया। वो रुक गया। यार, ये भी कोई टेंशन की बात है? तुम जाओ, कबीर को मैं देख लूँगा। बल्कि एक काम करते हैं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। उठो शाबाश। ये लड़कियों की तरह मुँह नहीं उतारते। बाहर वो दोनों रो रही हैं और अंदर तुम मातम कर लो। हमारा क्या तल्लुक़ है? किसी के साथ कुछ हुआ तो? सालार कहता हुआ उठ गया। और अगर मेरा वास्ता हुआ तो? बेसख्त उसके मुंह से निकला। सालार ने पल भर कर रोक कर उसको देखा। चेहरे पर संजीदगी दार है। वो उसके नज़दीक है। मुझे यकीन है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने ख़ानदान की इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकते। उसका गाल थपथपाकर वो बाहर चला गया, जबकि जाते जाते उसे रेडी होने का भी कह दिया। जबकि दूसरी तरफ जैन की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने खींचकर मुक्का दीवार पर मारा। अपनी चीखों का गला घूंढ कर वो वहीं बैठता चला गया। सलार और जैन कुछ देर तक कॉलेज चले गए, जबकि उनके जाने के बाद मदिया, तंजीला और आज सोफिया को भी ले गए थे। नैन के घर ये सब कबीर की जिद पर हो रहा था, जबकि मुर्जा कल से ही मदिया से बात नहीं कर रहा था। वो जानती थी वो उससे नाराज़ है, मगर फिर भी वो अपने बेटी की खुशी के लिए सब करने को तैयार थी। जबकि दूसरी तरफ घर में अमल और प्रेशर थी, और आरिज़ भी। जबकि ऐद को आज अपनी तबीयत कुछ अजीब सी लग रही थी। उसे चक्कर आ रहे थे, तभी उसने उठने की कोशिश की और ताई अम्मा के पास जाने के इरादे से वो कमरे से बाहर निकली। उसने कल रात से कुछ नहीं कहा था, हालांकि ताई अम्मी बल्कि बाकी सब ही उसका ख्याल रखते थे, मगर कल रात कबीर की वजह से वो उसके पास नहीं आ सकी। और ऐद को भी जैसे ज़ेद सी हो गई थी। अब ना उसे इस बच्चे की परवाह थी और ना खुद की। जब वो शख्स उसको कुछ समझता ही नहीं था तो वो क्यों परवाह करती किसी की। वो रूम से बाहर निकली और ताई अम्मी के कमरे की जानिब देखने लगी, जो कि निचली मंजिल पर था। उसे चक्कर से आ रहे थे और वो चकरा कर एकदम नीचे बैठ गई। आंख से आंसू निकलने लगे। आरिज़ ने अपने रूम का दरवाज़ा खोला। वो जिनी से बात कर रहा था, मगर बीच में ही कबीर का फ़ोन आ गया।
कि वो ऑफिस क्यों नहीं आया। अब तक वो बुरा सा मुंह बनाकर रूम से निकला, मगर सामने ही आयत को ज़मीन पर बैठा देख वो बेसाख्ता उसकी तरफ बढ़ा। आयत, उसने उसका बाजू हिलाया। आयत की आंखें बंद थीं। उसकी आवाज़ सुनकर आयत ने आंखें खोलकर उसकी जानब देखा और उसका हाथ झटक दिया। अगर वो अपने होश में होती तो ऐसा कभी ना करती, मगर इस वक्त उसकी तबीयत दिमागी तौर पर उसी अजीब कैफियत का शिकार कर गई थी। आरज़ ने उसके झटकने को महसूस किया। क्या हुआ है तुम्हें? उसने तेवरी चढ़ाकर पूछा। चले जाए यहाँ से, आयत बस उतना ही बोले और दोबारा आंखें बंद कर लें। हो क्या रहा है तुम्हें बताऊंगी। वो गुस्से से बोला। मार रही हूँ मैं, नहीं उठा जा रहा मुझसे आपका ये बोझ, आज़ाद कराए मुझे उससे। वो एकदम चिल्लाई। आंखों से ज़ारो ज़ार आंसू बहने लगे। आरज़ की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या बकवास कर रही हो? वो हैरान था उसकी ये बात सुनकर, जबकि आयत की आंखें बंद हो रही थीं और एकदम वो एक तरफ लुढ़क गए। आरज़ ने परेशानी से आयत के बेहोश वजूद को देखा और उसको अपने बाजू में भर लिया। अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए उसके पाँव में तेज़ी थी। वो जल्दी से उसे बिस्तर पर डालकर सेल फ़ोन पर कॉल करने लगा। सबसे पहले उसने अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल की, जिसका नंबर सबके पास ही होता था किसी इमरजेंसी के लिए। उन्हें कॉल करके उसने एक पल को आयत के वजूद को अपने बिस्तर पर देखा और फिर कबीर को कॉल की। यार तुम्हारे साथ मसला क्या है? कब से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो चिल्लाया। बड़े भैया, आयत की तबीयत ख़राब हो गई है, मैंने डॉक्टर को कॉल की है, मैं आपके पास आधे घंटे तक पहुँचता हूँ। वो बोला। जानता था आयत के नाम पर वो उससे ऑफिस आने का भी नहीं कहेंगे। क्या हुआ है आयत को? वो परेशानी से बोले। मालूम नहीं, उसने साफ इनकार कर दिया। मम्मा कहाँ है? कबीर ने फिर से पूछा। वो और दोनों आंटियाँ कहीं गई हैं, मैं नहीं जानता। कहाँ? वो बोलो तो कबीर को जैसे याद आ गया। आयत के पास रहो, मैं मैनेज कर लूँगा। आरिज़ के तवक्को बात हुई और उसने सर हिलाकर सेल ऑफ कर दिया। तभी डॉक्टर भी पहुँच गया। मुलाजिम उसे आरिज़ के रूम तक ले आए। आरिज़ ने आयत के वजूद पर अपना ब्लैंकेट डाला और डॉक्टर खामोशी से चेकअप करने लगा। शी इज़ प्रेगनेंट। डॉक्टर हैरत से बोला। जी मालूम है मुझे, बीवी है ये मेरी। आरिज़ ने संजीदगी से कहा। तो डॉक्टर का सांस बहाल हो। उसने आयत को इंजेक्शन लगाया। अगर वो होश में होती तो शायद वो सुई को अपने गिर्द भी फटकने न रहती। उन्होंने कुछ खाया नहीं शायद काफ़ी वक्त से, तभी उन्हें चक्कर आए हैं। आप उनकी डाइट का ख़ास ख्याल रखें और प्रॉपर चेकअप कराएं। डॉक्टर मेडिसिन लिखते हुए बोला। आरिज़ ने उसकी तरफ देखा। उन्हें होश कब आएगा? उसने मतलब की बात पूछी। इंजेक्शन मैंने लगा दिया, आ जाएगा होश। मगर होश में आते ही उन्हें सबसे पहले कुछ हल्का सा खाने के लिए दिया, डॉक्टर ने कहा। और आरिज़ के हाथ में मेडिसिन का पर्चा थमाकर वो वहाँ से चला गया। जबकि आरिज़ वो पर्चा एक तरफ फेंक कर अब आयत को देख रहा था। अभी वो कुछ सोचता कि जीनी की दोबारा कॉल आ गई। उसने मुस्कुराकर कॉल अटेंड की और सोफे पर बैठ गया। आयत पर से सारा ध्यान हट गया। उसने कॉल अटेंड किया और अपनी बातों में मगन हो गया। कुछ देर ही गुजरी थी कि आयत ने चेहरे का रुख उसकी जानिब मोड़ लिया। मासूम चेहरे पर आंसू की लकीरें थीं। आरिज़ की तवज्जो भटका सी गई। क्या देख रहे हो तुम? जीनी इंग्लिश में बोली। नथिंग, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या कोई और भी है? उसे जैसे तसल्ली नहीं हुई। यार मेरे रूम में और कौन होगा? आरिज़ ने सारी तवज्जो उसकी तरफ कर दी और तभी आयत ने आंखें खोल लीं। अपने सामने आरिज़ को मुस्कुराता देख उसका दिल किया दोबारा आंखें बंद कर लें। उसको शदीद नक्काहत हो रही थी और अचानक उससे मतली सी हुई और मुंह पर हाथ रखकर वो उठी। आरिज़ की तवज्जो उस पर गई तो हाथ से मोबाइल एकदम छूट गया। आयत, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। आयत ने आरिज़ का हाथ हटाया और उसके अटैच बाथ की तरफ भागे, जबकि वो बाहर परेशानी से खड़ा था। आयत को शदीद रोना आ रहा था। दिल कर रहा था चीखें मारकर रोए। तुम ठीक हो? आर ने उसे जल्दी से थाम लिया। उसके आंसू बेसाख्ता उसने साफ़ किए थे। मुझे मेरे कमरे में छोड़ दें। वो नकाहत से बोली। कुछ खाया क्यों नहीं तुमने? वो गुस्से से बोला और उसका हाथ खींचकर दोबारा उसे बेड पर धकेल दिया। क्या मसला है आपके साथ? चाहते क्या हैं आप? आयत बेबसी से बोली। कुछ नहीं चाहता मैं तुमसे। आरिज़ ने उसे घूर कर कहा और कमरे से बाहर निकल गया। किचन से इसके लिए कुछ खाने को वो 10 मिनट में ले आया। आयत उसके तकियों में मुंह दिए रोने में मसरूफ़ थी। इतना ना तो ज़्यादती नहीं की मैंने कोई तुम्हारे साथ। आरिज़ ने उसकी जानिब देखा और डिश एक तरफ पटक कर उसने आयत का बाजू खींचा। ये ज़्यादती ही थी, बल्कि गुनाह। आयत आंसू से सुर्ख आंखों से उसको देखने लगी। बकवास है, तुम मेरे निकाह में हो। आरिज़ ने घूर कर उसको देखा। निकाह में हो? तब तो जब चाहेगा कुछ भी करेगे, उसने दुख दिल से कहा। और कब कब किया मैंने तुम्हारे साथ कुछ? वो गुस्से से बोला। रहने दें आप, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं कबीर भैया को, ताया अबू को सब बता दूंगी। सब देखें आपकी असलियत है। उसने सर झटका। इतनी जुर्रत है तो ये बताकर आओ, जिससे लेकर घूम रही हो वो छुपाने की कोशिश कर रही हो। आरिज़ ने जैसे उसकी दुखती राग पर पाँव रख दिया। आयत ने आंखों से बेबसी से आंसू साफ किए।
वो इंसान दिल नहीं रखता था, ये शायद उसके लिए नहीं रखता था, मुझे समझ नहीं आता। तुम्हारे मुंह पर हर वक्त 12 ही क्यों बजे रहते हैं? कुछ देर बाद उसने अपना ब्लैंकेट साइड पर किया और तकियों को उससे दूर करके बीच में टरेक रखी। ऐसे इसकी भारी थी। हाँ, उसे भूख भी लगी थी। वो सर झुकाए बैठी रही। खाओ। अर्ज ने उसकी जानब देख कर कहा, नहीं खाना। वो सीधी लहजे में बोली। अर्ज ने गहरा सांस भरा। जिससे बातें कर रहे थे आप, उससे ही करें। वो गुस्से से बोली और अर्ज ने उसके मुंह में ब्रेड दे दिया। आयत ने बाइट की और फिर से रोने लगी। अर्ज ने उसके बाल पीछे किए। आयत ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके मोबाइल की तरफ। अर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आयत को खिलाता रहा जबकि आयत खामोशी से खाती रही। हम खुश तो होंगी, तो मेरे हाथों से खाना नसीब हो रहा है। तंजिया मुस्कुराहट से उसके आंसू से साफ आंखों को देखकर वो बोला। आयत ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा। नहीं, मुझे खुशी नहीं हो रही। आयत ने फ़ौरन जवाब दिया। ये सब आप ना जाने किस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस बच्चे की तो आपको परवाह रही और मेरे लिए आप कुछ कर नहीं सकते। आयत के जवाब पर आरज का हाथ रोक गया और उसने बेड नीचे रख कर एकदम आयत का चेहरा झपट कर पकड़ लिया। काफ़ी बकवास करने की आदत हो गई है तुम्हें, छोड़े मुझे। आयत को उसकी उंगलियां अपने गाल में चुभती हुई महसूस हुई। मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ कि यह ज़बान जो कैंची की तरह चल रही है कैसे काट सकती है। मुझे मारने सुकून मिल जाएगा। आयत ने एकदम से खुद को छुड़वाना चाहा, तभी दरवाज़ा एकदम खुला और मदिया जो कुछ देर पहले कह रही थी आयत के ख्याल से उसके रूम में गई। उसको वहाँ ना पाकर वो फ़ौरन अर्ज के कमरे में आई थी। दौड़ कर अंदर आए। छोड़ो उसे। मगर अर्ज ने आयत को नहीं छोड़ा और चारों नचार मदिया को अर्ज के मुंह पर थप्पड़ मारना पड़ा। ये दूसरा थप्पड़ था जो उसे आयत की वजह से पड़ा था। बहुत बदलियाज हो गए वो सब। वो गुस्से से चीखी। अर्ज भड़कता हुआ आयत को देखने लगा, जबकि मदिया ने आयत को वहाँ से उठाया और उसे बाहर ले आए। वो अब सोच चुकी थी कि उन्होंने क्या करना है। आज वो वहाँ से उस लड़की के मुंह से इकरार ले आई थी। नैन के मुंह पर पड़ने वाला थप्पड़ उसके हसीन चेहरे पर निशान छोड़ गया। ये इज्जत छोड़ी है तुमने मेरे और अपने बाप की। यार बना लिया तुमने कोई बाहर और खुद को इकरार कर रही हो। वो भड़की। नैन के गले में आंसू की गुठली सी फंस गई, मगर वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोली थी। खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। मैं कह रही हूँ अली के अब्बू ने उसने हमारी इज्जत 2 टके की भी नहीं छोड़ी। उसके 2 बोल पढ़वाएं और फारिग करें उसे मेरे घर से। वो इश्तियाल में बोले, जबकि नैन को हैरानगी से देख रहे थे। वो आपका भांजा मुझसे शादी नहीं करना चाहता, बहुत ऊंचा स्टेटस हो गया उसका, तो मैं क्यों इंतज़ार करूं? बहुत ऊंचे लोगों से आया है मेरा भी रिश्ता और मैं भी ऊंचे लोगों में शादी करूंगी। मध्यम आवाज़ में वो उन्हें हकीकत बताने लगे। ये लो सुन लो उसकी बकवास। बाप के सामने कैसे बोल रही है नैन? तूने मेरी तरबियत को आग लगा दी। इतनी हवस थी तुझे पैसे की। वो फिर से उस पर झपटी। हट जाओ। वो बोले तो नैन ने उनकी जानब देखा। बाकी बहन भाई सहमे हुए खड़े थे। अगर कोई बात थी तो मुझे बताती, थोड़ी इज्जत ही रख लेती मेरी। धीमे लहजे में सख्ती लिए वो बोले तो नैन बुरी तरह रो दी। क्या बताती वो उनको? उसके दिल का खून हो चुका था। फिर चाहे वो किसी से भी शादी करे क्या फ़र्क पड़ता था? उस शख्स ने जिसकी मोहब्बत का वो दम भरने लगी थी उसकी हैसियत को पैसे में तोला था, तो वो उसको दिखाना चाहते थे कि किसकी हैसियत कितनी है। वो चुपचाप वहाँ से उठ गई। ये लोग कभी उसको ना समझते, अपने ही मंगेतर से मोहब्बत भी ऐब बना देते। निकाह पढ़वाकर उसकी शक्ल हमेशा के लिए दूर कर दो हमारी नज़रों से। अपने बाप के सख्त अल्फाज सुनकर उसकी सिसकी निकली थी। सलार ने अपने सोर्स से थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद जैन को इन मामला से अलग कर दिया था। वो नॉर्मली घर लौटा था, मगर जैन खामोश था। वो चाहे चढ़ ख़त्म हो चुकी थी जिसकी शख्सियत का खासा थी। सलार ने भी वक्ती सदमा समझकर उसको उसके हाल पर छोड़ दिया और वो दोनों घर में दाखिल हुए। जैन अपने कमरे की जानिब जाने लगा कि अपने ही होश में वो एक बार फिर से अमल से टकरा गया, मगर अमल का रिएक्शन देखकर जैसे वो सदमे में चला गया। दूर रहो मुझसे। वो एकदम फाड़ खाने को दौड़ी। जैन ने इर्द गिर्द देखा और फिर उसकी जानब क्या हुआ है तुम्हें? वो संजीदगी से बोला, मैं जानती हूँ हराम की मौत का तुमसे कोई लिंक है। तुमने जो कपड़े धोने के लिए मैडे को दिए उस पर खून लगा था और कल रात तुम क्वाली में उन्हें। जैन ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका गला दबाया और उसे घसीटता हुआ अपने कमरे में ले आया। अमल ने अपने हाथ उससे छुड़ाए। उसका शक अब यकीन बदल चुका था। बंद करो बकवास। जैन आंखें निकाल कर घुराया। जैन मुझे जाने दो वरना मैं सब कुछ बता दूंगी। अमल ने हिम्मत करके कहा। हालांकि वो उससे छोटी थी, मगर जैन ने हमेशा प्रेशर और अमल को खुद से फरी ही रखा था, छेड़छाड़ करके। क्या बताओगी? क्या पता है तुम्हें? जैन ने उसके दोनों बाजू जकड़ लिए। जैन मुझे दर्द हो रहा है। अमल का लहजा उसके अंदाज देकर कांप उठा। अपनी बकवास अपने मुंह में रखो अमल मोहतरमा, वरना तुम्हारा गला दबा दूंगा। वो धीमी आवाज़ में उसको डराने लगा। तुमने मरा है ना हरम को? मैंने नहीं मारा। वो धाड़ा, जबकि हरम ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। नहीं मारा मैंने। वो उसे यकीन दिलाने लगा। हाथ मत लगाओ मुझे। जैन ने फिर से उसके शानों को पकड़ा, जबकि अमल ने ज़ोर से
उसे दूर धकेल दिया। दोबारा मेरे सामने मत आना, तुमने मारा नहीं तो तुमने उसके साथ वो किया जो उसने खुदकुशी की है। बकवास बंद करो। अपने जहन ने उसे पीछे धक्का दिया और अचानक दरवाज़ा खुला। कबीर को दरवाजे पर देख कर दोनों के रंग उड़ गए थे। वो हैरानी से कबीर को देख रहे थे। क्या हो रहा है ये? उसने कड़क लहजे में पूछा। भैया, जैन हकला गया। भैया, मैं जैन से नोटिस लेने आई थी और ये मुझसे लड़ रहा है कि मैं नहीं दूंगा। अमल सर झुकाकर बोले, कोशिश क्या करो कि ये लड़ाई झगड़े बाहर हों। वो जुबानी उन्हें जिता गया। सॉरी भैया, अमल ने जल्दी से कहा और वहाँ से चले गए। कबीर ने एक निगाह जैन पर डाली और वो बाहर निकल गया। यहाँ से गुजरते हुए उसने उन दोनों की आवाज़ें सुनी थी। बात तो समझ नहीं आई, अलबत्ता एहसास हो गया कि अंदर वो दोनों हैं। तभी वो अंदर आया। सालार के पुरुष में जानने का इरादा, मगर इरादा बदल कर वो मम्मा के पास गया। कैसी हैं आप? उसने पूछा। ठीक हो कबीर, मैं चाहती हूँ आयत की रुखसती हो जाए। रिश्ते ख़राब होते हैं बेटा, ऐसे इतना लंबा अरसा उन दोनों के निकाह को नहीं होना चाहिए। मदिया तो जैसे तैयार बैठी थी। आप ठीक हैं? वो उनकी संजीदगी पर हैरान हुआ। हाँ बेटा, तुमने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद ले लिया और वो लड़की भी राज़ी है। अपनी माँ के इनकार के बाद उसने खुद इकरार किया है। अपने बाबा से बात कर लो जितनी जल्दी हो। ये फरीज़ा अंजाम देना बेहतर है। वो कपड़ों को तय लगाती बोली। मम्मा, कबीर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। एक पल को वो शाकड़ हुआ था कि नैन ने खुद इकरार किया था, मगर अपनी फीलिंग छुपा कर उसने आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ थामा। खवा है मुझसे? वो पूछने लगा। नहीं, मैं क्यों होगी, बस ऐत के लिए परेशान हूँ। वो बेड पर बैठ गई। हम ऐत की तबीयत भी ठीक नहीं थी, आरिज ने बताया था। कबीर ने बताया। मदीहा को आरिज पर सख्त गुस्सा था, मगर दबा गए। जाओ तुम, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। मदीहा ने कहा तो सालार बेतरक अंदर दाखिल हुआ बिना दरवाज़ा बजाए। तमीज़ शऊर तुम में नहीं है। कबीर खफकी से बोला। ओ भाई, अपनी माँ के कमरे में आया हूँ मैं। वो इतरा कर बेड पर लेटता बोला। मदीहा उसको देखकर मुस्कुरा दी। मुबारक हो शहजादे, तुम्हारे दो भाइयों की शादी होने जा रही है। मदीहा ने उसके बाल संवारे। नहीं मम्मा, मेरी शादी करवाएं। ये बहुत गलत बात है। आरिज मुझसे छुट्टे। वो अदाकारी करने लगा, जबकि वो दोनों हंस दिए। जैन भी वहीं आ गया और मदीहा की गोद में सर रख लिया। इस वैरान उदास आत्मा को प्यार कर लें। सालार ने हंस कर जैन के बाल खींचे। भैया, आपकी सब पर सख्ती है, ज़रा उन पर भी देख लिया करें। जैन ने कबीर को देखा। ओह, मैं डरता नहीं हूँ तुम्हारे इस भाई से। सालार ने कालर अकड़ाया। हाँ मालूम है मुझे, तुम से बड़ा ढीठ कोई हो ही नहीं सकता। कबीर ने उसको गोरा, जबकि उसने दांत निकाल कर शुक्रिया अदा किया। तब देर वो तीनों वहाँ बैठे बातें करते रहे। अर्ज नहीं आया था और मदीहा फ़िलहाल उसको देखना भी नहीं चाहती थी। कबीर के मुस्कुराते चेहरे को देखकर उन्होंने उसे आगे बढ़कर प्यार किया। घबराओ नहीं, नाराज़ नहीं हूँ मैं तुमसे। वो बोली तो वो और भी खुश दिखाई देने लगा। थैंक यू मम्मा, बस अपने बाबा को संभाल लेना। वो बोले तो कबीर ने सर हिलाया। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।